हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे थे टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमने 11 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम इसका 12वां पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए को 40 किलोमीटर चलने में 20 से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक, यदि ए अपनी गति को दुगनी कर देता है तो वह इस अंतर को 20 से 1 घंटे कम कर सकता है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर चलने में ए को 20 से 2.5 घंटा अधिक समय लगता है। तो 40 किलोमीटर अगर ए की रफ्तार में ए मान लूँ तो इसको 20 से अधिक लगता है। कितना? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 घंटा। दूसरा कंडीशन क्या है? कह रहा है अगर ए अपनी गति को दुगना कर देता है तो वह इस अंतर को 20 से 1 घंटे कम कर देगा। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों का डिफरेंस बन रहा है, अब क्या हो जाएगा? 20 से 1 घंटा पहले ए पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर ए अपनी गति दुगनी कर देता है, यानी कि 40/b माइनस का 40/2a। पहले स्पीड ए था, अब इसने 2a कर दिया, अब 20 से 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक। अब दो समीकरण है, हमें ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, दोनों की स्पीड हमें पता चल जाएगी। यहाँ से देखो, ये 2 कट जाएगा, अगर दोनों में जोड़ूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40/2a इक्वल टू, ये दोनों जुटेगा तो 7/2। 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 40/7। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 40/7। अब किसी एक समीकरण में रख के हम b की भी स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पहले समीकरण में रख देंगे 40/7, तो 40/7 जब रखेंगे तो 40 कट जाएगा। कितना बचेगा? 40/b इक्वल टू 7 - 5/2। 7 दूना 14 में से 5 गया 9/2। तो यहाँ से b कितना आ गया? 80/9। ठीक है, 80/9। ये दोनों की स्पीड निकल गई। अब कह रहा है ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसत समय। ठीक, औसत समय निकालना है। दोनों की स्पीड हमें पता है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसत समय। तो हम औसत समय के लिए हम पहले औसत स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड, फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दोनों की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल सा है, 2 गुणे दोनों का मल्टीप्लाई 80/9 गुणे 40/7 डिवाइड बाई दोनों का सम 80/9 प्लस 40/7। ठीक है, अब देखो दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। ऊपर तो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 7/56 560 प्लस 9 चौक 36 360। तो 560 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 920। तो ये क्या बनेगा? यहाँ से 2 गुणे 80 गुणे, इधर नहीं इधर लिख लेते हैं, 2 गुणे 80 गुणे 40/63/920/63। ठीक, तो 63 तो कट जाएगा, 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 4 से फिर से कट जाएगा, 4 दूना 8 4 3 12। क्या आ जाएगा? 160/23। ठीक, ये आ गया एवरेज स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। तो जो एवरेज टाइम आएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड 160/23। 40 से 4 बार कितना आ जाएगा? 23/4। ठीक है, 4 पंचे 20 और 3/4, यानी कि 5 घंटा 3/4 यानी कि 45 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 5 घंटा 45 मिनट। कुछ भी नहीं करना था, इस तरीके से 2 समीकरण बनता, यहाँ से दोनों की स्पीड निकलती और दोनों का जो एवरेज टाइम पूछा है तो हम पहले दोनों का एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, फिर हम एवरेज टाइम निकालेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a² + b² + 17 इक्वल टू ये हुआ है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी? ये a³ + b³ + c³। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है? इसका होल स्क्वायर बनाने से, यहाँ पे a² है, यहाँ पे हमें मिलेगा 2a, तो इन दोनों का हमें होल स्क्वायर बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे c² देखो अकेला है तो वो तो अकेला ही रहेगा। यहाँ देखो b² भी बनेगा और यहाँ पे 8bbs, तो होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब देखो a², ये देखो ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस का 2a हो जाएगा,
इनको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, 17 से ले लेंगे तो ये a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही b स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 दूना 4b स्क्वायर उधर जाएगा प्लस 16b। इन्हें होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, 16 चाहिए, 16 यहाँ से ले लेंगे, ये बन जाएंगे 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर, बच गया अकेला c स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ 0 हो जाएगा। अब इनको बारी बारी 0 कर देंगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा -2, c तो 0 हो जाएगा। ठीक, बस अब वैल्यू पुट करना है। a क्यूब का मतलब 1, b क्यूब का मतलब माइनस का है तो -8 प्लस c तो 0 ही है, तो कितना हो जाएगा आंसर, -7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया -7। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट % per annum फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3300 3630। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3300 और 3630 रुपये है। ठीक है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ये ब्याज कितना है 3300 और यहाँ कितना है 3630। अब आप एक बात बताइए, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक, पहले साल क्या हुआ होगा, पहले साल के अंत में क्या हुआ होगा, प्रिंसिपल मिला होगा प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक, यानी कि पहले साल तो SI CI दोनों बराबर ही हो जाएगा, तो पहले साल जो है कुछ इंटरेस्ट बना होगा। फिर दूसरे साल क्या होगा, CI में क्या होता है, प्रिंसिपल तो है ही, फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगना ही लगना है, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि CI में जो होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हर साल लगता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर में जो ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक, ये 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पहले साल में जो भी इंटरेस्ट मिला होगा उस इंटरेस्ट पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, तब जाके ये इंटरेस्ट बना होगा। सेम उसी प्रकार से ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, फिर ये तीसरे साल में गया होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 330। ठीक, वो इस वाले इंटरेस्ट पे लगा हुआ है 3300 पे। ठीक, 330 का इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट पे लगा हुआ है सेकेंड ईयर वाले पे, तो यहाँ से रेट हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कट, तो 33 दहाई 330, यानी कि रेट कितना आ गया 10%। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब अगर रेट है 10% है, तो आप हमें ये बताइए जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा। जो भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहा होगा उसका 11/10 इंटरेस्ट हो के 3300 बना होगा। ठीक है, तो 11 तिया 3300, यानी कि I बराबर 3000। अब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो कितना आ गया हमें 3000। तो अब ये बता दीजिए प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल जो भी रहा होगा वो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो सीधा रहा होगा 10%, यानी कि 1/10। ठीक है, ये चीज़ 3000 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 30000। ठीक है, ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपको ये चीज़ पता रहा होगा कि जो इंटरेस्ट जाता है वहाँ से हम रेट निकाल सकते। तो आप यहाँ से सीधे 10% निकालते, फिर 10% इसको लेके आते, तो 3000 आपका पहले साल का हो जाता, और वो 10% है तो 100% कितना हो जाएगा 30000। अब क्या कह रहा है, 2.5 वर्ष में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितना हो जाएगा 2.5 वर्ष में। तो ठीक, 1 वर्ष 10%, 2 वर्ष 10%, आधा वर्ष 5%। अब इन तीनों का क्या करना है, इक्विवेलेंट जितना भी रेट होगा उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 साल में क्या हो जाएगा CI निकल जाएगा। पर हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो ये वाला अमाउंट भी जोड़ देंगे 100%। तो देखते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। 10 10 20 का कितना होता है, मैंने बताया आपको 10 10 का कितना हो जाएगा 21% इक्विवेलेंट। अब बचा 5%, तो 21 5 26 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 100 से डिवाइड होगा, तो 1.05, यानी कि 27.05% जो हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा।
अब ये तो इंटरेस्ट है, हमें पूरा निकालना है तो 127% कर देंगे, 30,000 का 127%, बस हमें 3 का मल्टीप्लाई करना, आंसर हमें आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 7 = 21 का 1, 3 दूना 6, 2 8, 3 × 1 = 3, ठीक है, 38,115 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आमिर ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की एक राशि उधार ली थी। भोला ने समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, मतलब 25,000 रुपये की राशि है। आमिर ने इसको एसआई पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड भोला ने जो है सीआई पे लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 वर्ष के अंत में भोला को आमिर से 160 रुपये अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ा। अब देखो 2 साल के लिए सीआई और एसआई का ये डिफरेंस ही दिया हुआ है, ठीक, मतलब एसआई पे 2 साल में कितना बनेगा, सीआई पे 2 साल में कितना बनेगा, ठीक, इन दोनों का ये डिफरेंस ही तो इसे एक्स्ट्रा देना पड़ा है भोला को। तो 2 साल का एक फार्मूला होता है, 2 साल की सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपान 10,000, ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से निकल जाएगा। डिफरेंट कितना है, डिफरेंस है 160, पी 25,000, दोनों का सेम है, आर हमें निकालना है अपान 10,000। देखो 3 0 तो यहाँ से कट गया, 5 से 5, 5 से 2, 5 से 32 हो जाएगा, 32 दूना 64, यानी कि आर कितना आ गया 8%, ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आर 8%। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि P + Q + R = 60 डिग्री, तो ये आपको इसका वैल्यू बताना है, जहाँ Q = -R। चलिए देखते हैं। अब Q बराबर -R कंडीशन हमें रखना है, तो P Q के जगह पे -R रख देते हैं, = 60, तो देखो R कट जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा 60, तो बस हमें ये 2 कंडीशन इसमें रखना है, Q = -R और P बराबर 60। तो देखते हैं क्या आता है, cos Q = -R इंटू cos R। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि cos के साथ जो माइनस का थीटा होता है वो cos थीटा हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर R, ठीक है। cos P यानी कि cos 60, तो हो जाएगा 1/2, माइनस का sin 60 √3/2, प्लस का sin Q मतलब Q बराबर -R, माइनस का sin R वो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, sin R यानी कि sin स्क्वायर R, ठीक, sin P यानी कि √3/2 माइनस का 1/2, ठीक है। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो होगा ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन हो गया, 1/2 माइनस √3/2, 1/2 माइनस √3/2, बचा क्या, cos स्क्वायर R प्लस साइन स्क्वायर R, ठीक है, ये चीज़ तो एक हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस √3/2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी से दुगनी तेज़ी से कार्य करता है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सी। 3 लोग हैं, ए बी सी, बी सी से दुगना, अगर सी एफिशिएंसी 1 होगी तो ये 2 हो जाएगा, और ए जो है बी से दुगना और ये 4 हो जाएगा, इस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। वे कह अब वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हुए डी की मदद से कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक, ये इनकी एफिशिएंसी है। मान लो इनकी रियल एफिशिएंसी 4x 2x x रही हो, ठीक, तो ये 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 1 7, 7x × 4, 4 दिन में। लेकिन ये डी की भी मदद लिए हैं, यानी कि डी की एफिशिएंसी अगर मैं डी ही समझूँ तो डी × 4 ये भी 4 दिन था। यदि डी अकेला उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है, यही काम, ठीक, जो भी हमने निकाला ये 16 दिन में डी अकेला कर सकता है।
तो अब ये समीकरण बन गया 7 चौक 28x इक्वल टू 16d माइनस 4d यानी कि 12d। तो यहाँ से x बाई डी का हमें रेशियो मिल गया, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28। ठीक, अब हम टोटल वर्क कहीं भी x और d की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो x का यहाँ पे रख लेते हैं, केवल d की रखना पड़ेगा, 16 गुणे 7, ये टोटल काम हो गया। अब कहता है एक कितने दिनों में अकेला कार का 75% यानी कि 3/4। टोटल कार अभी यहाँ से निकाल लिया, दोनों ही काम बराबर है। एक कितने दिनों में कार का 75% यानी कि 3/4। अब एक की एफिशिएंसी क्या है 4x, x अब कितना है 3 है, तो 4 तियाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4, 4 से 3, 3 से 3 यानी कि 7 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जब 2388, 4309 और 8151 को 3 अंकी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान है, तो वह शेषफल क्या है। ठीक है, ये सवाल उसी टाइप का है कि वह कौन सी संख्या है जिनसे इन संख्याओं को डिवाइड करने पे शेषफल समान आएगा। ठीक, हालांकि वहाँ संख्या है और यहाँ पे हमसे शेषफल पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2388, 4309 और 8151 और HCF निकालने का एक सिंपल सा तरीका है डिफरेंस मेथड। ठीक, इनके डिफरेंस का जो HCF होगा, ठीक, या तो इनका HCF वो संख्या होगी या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका डिफरेंस। यहाँ से यहाँ कितना होगा, 9 में से 8 गया 1 एंड 10 में से 8 गया 2 एंड 12 में से 3 गया कितना 9 और यहाँ से 1921। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 11 में से 9 गया 2, 4 ये हो गया एंड ये हो गया 8, 3 3842। ठीक, अब ये जो दो डिफरेंस आया है इनका जो HCF होगा क्या होगा, इनका भी डिफरेंस निकाल लेंगे 1921, जस्ट डबल है। तो अब वो संख्या या तो 1921 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा, लेकिन हमें एक कंडीशन दिया है 3 अंकीय संख्या है, तो इसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि एक जो है 3 अंकीय संख्या आ जाए। तो कितना होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 एकम 13, 6, 13 चौके 52, 10, 13 से भी नहीं कटेगा, 15, 17 से, 17 एकम 17, 2, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 तियाँ 51 यानी कि 17 गुणे 113, ये वो 3 अंकीय संख्या है। ठीक, जिससे डिवाइड करने पे इन सबको समान शेषफल मिलेगा। अब वो शेषफल क्या है, 113 से डिवाइड कर देते हैं किसी को भी। ठीक, 2388 को 113 से डिवाइड कर देते हैं तो 226, 2, 1, 8, 113 कम 113 कितना जाएगा, 5, 1, 15 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो गया 15। कुछ भी नहीं करना था, इन तीनों का डिफरेंस से इसको जो है HCF निकालना था। जो HCF होगा या तो वो खुद होगा या कोई फैक्टर होगा, पर हमारे पास एक कंडीशन दिया है। ठीक, कंडीशन नहीं देगा तो इसमें कई सारे आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तय करता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह गति ज्ञात कीजिए जिसमें उसे समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यात्रा करना चाहिए। ठीक, सीधा है, स्पीड क्या दिया हुआ है 6 और 4। अगर स्पीड का रेशियो 6:4 में है तो बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा। भाई स्पीड जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:6 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। लेकिन एक चीज़ बोला है, जब 6 से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंचता है और जब 4 से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि जो टाइम का डिफरेंस बनेगा, अच्छा रेशियो जो है 2:3,
टाइम का जो डिफरेंस बनेगा ये इन दोनों का एडिशन होगा। 1 यूनिट ये जो है ये 22 मिनट हो जाएगा। अगर दोनों समान या दोनों मतलब पहले पहुंचते या दोनों देरी से पहुंचते तब तो डिफरेंस हो जाता, लेकिन एक देरी से एक पहले हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे। तो 1 यूनिट कितना है 22 मिनट, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 44 मिनट। यानी कि अभी जो 6 की स्पीड से वो जा रहा है उसमें 44 मिनट लग रहा है। इसको हम मिनट में ही अभी रखते हैं, ठीक। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, टाइम पर पहुंचने के लिए किस स्पीड से जाना चाहिए। तो अब जब 44 मिनट में पहुंच रहा था तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा था, ठीक। तो हमें 12 मिनट बाद पहुंचाना है, टाइम पे पहुंचाना है, यानी कि हमें 56 मिनट में पहुंचाना है, ठीक। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा, हमें मिनट से मिनट कट जाना था, इस वजह से इसको घंटे में चेंज नहीं किया। तो अब ये निकल गया हमारा क्या स्पीड, जिससे वो टाइम पे पहुंचेगा। तो 4 से 11, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से 3, 2 से 7, यानी कि 33/7, 7 चौक 28, 5/7, 4 से ही 5/7, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2001 तक कितने प्राकृतिक नंबर 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, या और इन दोनों में अंतर होता है। या मतलब 3 या 4, हमें दोनों संख्या नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 और 4 है तो हमें 12 जिसमें 3 और 4 दोनों हैं, ये संख्या नहीं चाहिए। ये जब और होता तब ये आता, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको करने का क्या तरीका है भाई, 2001 तक 3 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, ठीक। और 2001 तक 4 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं निकाल के अब देखो हमें या है, यानी कि हमें 12 से डिविजिबल वाला नहीं लेना है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2001 से 12 से डिविजिबल जितनी भी संख्याएं हैं उसको घटा देते हैं, ठीक है। ये 3 और 4 के मल्टीपल में ही ना होगा 12 वाला, तो उसको घटा देते हैं। दूसरा चीज़, 3 वाले मल्टीपल में कहीं ना कहीं 15, 30 ये आया होगा ना, तो यानी कि हमें 3 गुणे 5 15 वाला भी घटाना पड़ेगा। 2001/15 जो भी होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 20, 40 भी आया होगा इस प्रकार से 5 को लेके। तो 2001 तक जितने भी 20 से मल्टीपल हैं इसको भी घटाना पड़ेगा, ठीक। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, 3, 4, 5 का जो मल्टीपल 60 है, ठीक। 60 तो मैं यहाँ से भी घटा दिया भाई, 12 पंचे 60 कहीं ना कहीं यहाँ आया होगा, 15 चौके 60, 120 इधर भी चल रहा होगा, 20 तियाँ 60, 120 इधर भी चल रहा होगा, ठीक। लेकिन 60 था कहाँ, एक तो इसके वाले में 60 आएगा, एक तो इसके वाले में 60 आएगा। तो 60 हमें 2 बार ही घटाना था, लेकिन 60 यहाँ भी घट चुका है, यहाँ भी घट चुका है, यहाँ भी घट चुका है। तो हम क्या करेंगे, 2001 तक में 60 से जितनी भी संख्याएं हैं एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि हमें घटाना 2 बार था और हमने घटा दिया 3 बार, ठीक है, अपने कैलकुलेशन में। तो एक बार हम जोड़ देंगे, बस यही चीज़ हमें देखना है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब 3 से कटने वाले कितने हैं, 3 से 18, 3 से 18, 3 से 21, प्लस 4 से यहाँ 500 हो जाएगा, माइनस 12 एकम 12, 12 छक 72, 12 छक 72, ठीक। माइनस 15 एकम 15, 5, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, माइनस ये तो 100 हो जाएगा, और ये 60 तियाँ 180, 181, 60 तियाँ 180, ठीक। ये हो गया, बस इसी को हमें करना है, हमारा आंसर आ गया। अब देखो 667 और ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 7 और 5 1200, ये पॉजिटिव वाला हमने जोड़ा है। 1200 में से 100, 200, 300 तो ये हो गया, और 66 प्लस 33 99, यानी कि 399 हमें घटाना है। पूरा 400 होता तो 800 हो जाता, 399 है तो 801, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 801। कुछ भी नहीं करना था, कंडीशन के हिसाब से हमने पहले निकाल लिया 3 और 4 से कटने वाली संख्या, फिर जो जो कॉमन मल्टीपल थे, जैसे 5 को हमें नहीं लेना तो 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, उन सारी चीज़ को हमने घटा दिया, और बाकी या था तो हमें 12 भी घटाना था, ठीक है। अगर यहीं पे
3 और 4 होता तो हम ये वाला नहीं घटाते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक, एम्प्टिंग पाइप हैं, क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकते हैं। ठीक, ए है बी है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है, ये 16 घंटे में। ठीक, ये खाली करने वाले पाइप है, इसको माइनस से मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ इसका एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 48, 6 बटे 48, 16 तियाँ 48। ठीक, ये खाली करने वाले पाइप हैं। सी एक भरने वाला पाइप है, सी इज़ ए फिलिंग पाइप। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोले गए, उन्हें टैंक का 5/18 हिस्सा, अगर मैं सी की एफिशिएंसी मान लूँ कि सी ही हो, ठीक, या सी मान लिया, टैंक का 5/18 हिस्सा तो 48 का 5/18 हिस्सा, 6×18 6/48, यानी कि 40/3 हिस्सा खाली करने में। अब एक चीज़ याद रखना, खाली करने में ध्यान रखना, अगर खाली कर रहा है तो ये एफिशिएंसी माइनस में जाएगी। ठीक है, तो तीनों साथ मिलके 8 3 11, ठीक, ये तो दोनों माइनस वाले हो गए। 80 मिनट को क्या हो जाएगा 4/3 घंटा। ठीक, और प्लस ये भरने वाला पाइप है 4/3 घंटा, सी भी तो चल रहा है, ये सब मिल के माइनस का 40/3 किए हैं खाली, तो 4/3 सी जो हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो 44/3 और इधर आके 44/3 ये हो जाएगा, तो 4/3। ठीक, यहाँ से सी कितना आ गया, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब कह रहा है कि पाइप सी अकेले कितने समय में टैंक को भर देगा। पाइप की जो है क्षमता 48 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 48 घंटे में सी अकेले भर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।